वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो लास्ट टॉपिक बचा था सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला सब कुछ, क्योंकि ये टॉपिक नहीं एक सब्जेक्ट है पर्यावरण, जिसे समेटना क्या नाम 20 से 30 मिनट में बहुत नामुमकिन है। 20 से 30 मिनट में इसकी क्या नाम कहते हैं ना कि इसकी तो क्लासेस चलती हैं क्या नाम 6-6 महीने। इसको मैं आपको 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। 30-30 मिनट के हमारे वीडियो होंगे और मैं कल परसों तक इसको ख़त्म कर दें। और मैथ वाले टेंशन ना लें, मैथ आपकी पर्यावरण मेरा टेंशनेबल टॉपिक था वो खत्म हो जाए, बस पर्यावरण खत्म हो जाए। मानसिक ब्रिज वो भी आपकी चलती रहेगी साथ साथ में, और टारगेट वो भी चलता रहेगा। उसके बाद क्या नाम जो आपकी मैथ और हाँ पोल्टी पोल्टी भी आपकी उसी टाइम पे चलती रहेगी। अब खुद सोचो कि मेरे पास कितना ज़्यादा काम है। बस आप बस पर्यावरण खत्म हो जाने तो उसके बाद आपका सब कुछ चलने लगेगा और बहुत अच्छे से चलने लगेगा, कोई टेंशन के साथ नहीं। ठीक है, तो ये पर्यावरण का आज फर्स्ट पार्ट है और मज़ा देखिएगा, लास्ट तक देख के जाना, फिर देखना कि पर्यावरण क्या चीज़ है। अब देखो यूपीएसआई में 2021 वाली में बहुत सी बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए, तो मैंने आज बेसिक वीडियो बनाया। बेसिक नहीं, इसे लेवल भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग में यहीं से फंस जाना है आपके पास में ज्ञान एग्जाम देने गए। तो इसीलिए कहता हूँ इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखे जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जल्दी में वीडियो कंप्लीट करता हूँ। है, चलो चलते हैं अपनी वीडियो पे। आप खुद दिखेगा कि हम कोई, हमारे पास ना तो टाइपिस्ट है ना तो कोई, हमें खुद ही लिखते हैं अपने हाथों से। और खुद सोचिएगा कि मैं हाथों से लिखने के बाद कितना लिख पाऊँगा यार, हमारे भी हाथों की लिमिट है। और फिर अपनी पढ़ाई, फिर बैक पेन, बहुत समस्याएं होती हैं। आप शायद वीडियो बनाते तो आपको समझ में आता कि क्या से क्या हो। इतना आप सोचोगे नहीं कि मैं आपके लिए मतलब थंबनेल बनवाता हूँ क्या नाम अपनी खुद से अपनी जेब से पैसे देता हूँ। अभी कोई यूट्यूब नहीं देता, मैं तो स्क्रीनशॉट डाल दूँ आपको। लेकिन अब बस आपका, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए कि शेयर कर दिया करिए खूब, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप कंटेंट में हमारी मेहनत को देखिएगा। तो पर्यावरण जो टॉपिक है आपका क्या नाम यूपीपी का सिलेबस से एक क्वेश्चन आता है, और क्या नाम टॉपिक वाइज कर लोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और क्या नाम कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है टॉपिक है। तो चलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का हिंदी में अर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? परि प्लस आवरण। पर्यावरण को संधि विच्छेद करो, परि प्लस आवरण आएगा, परि प्लस आवरण। यह फ्रेंच भाषा के शब्द क्या नाम इन्वायर से बना है, तो जिसका अर्थ है घिरा हुआ। परिवृत्त मतलब पर प्लस आवरण, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? परि प्लस आवरण। तो इसे में क्या हो जाएगा? पर्यावरण। मतलब परि मतलब चारों तरफ से, आवरण मतलब एक घिराव, तो इसे क्या होगा? घिरा हुआ। तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं गुरुत्वाकर्षण के अंतर खिंचाव में, तो वो पर्यावरण है। जो गैसें हैं, हवा है, सब कुछ है, क्या है? पर्यावरण है। तो पर्यावरण आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो भौतिक घटक होता है, एक क्या नाम भौतिक घटक जिसे अजैविक घटक कहते हैं, एक होता है अभौतिक घटक जिसे हम जैविक घटक कहते हैं। यूपी विषय में खूब पूछे क्वेश्चन, इसलिए हम ज़्यादा इसको शॉर्ट जितना करना था उतना मैंने कर लिया, उसकी टेंशन ना लो। उसके बाद ऊर्जा घटक, उसके बाद सांस्कृतिक घटक, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, यूपीपी लायक ये मेरे। तो मैं सिर्फ आप लोगों को जैविक घटक और अजैविक घटक पढ़ाएंगे। तो देखिएगा कि अभौतिक घटक या जैविक घटक। जैविक घटक क्या आते हैं? जैव प्लस एक, जैव मतलब जीवन जिसमें होता है उन्हें घटक बोलते हैं, उन्हें जैविक घटक बोलते हैं जिनमें जीवन होता है। तो जंतु, जंतु में जीवन होता है, जंतु में जीवन होता है। जंतु कुछ छोटे होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ स्थूल स्थूल मतलब भारी या बड़े होते हैं, तो इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बस जैविक घटक में कौन कौन आएगा, नीचे की कोई टेंशन नहीं, नीचे का कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जैविक घटक में सिर्फ जंतु और पादप आएंगे। क्या नाम पौधों में जीवन होता है, ये किसने किया था, किस मशीन ने दिया था? चलो हम बताते हैं, वो क्रेस्कोग्राफ थी। लेकिन क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? क्या नाम बोस थे? जरूर बताइएगा। वो बोस कौन से थे, उनका नाम क्या था? जरूर कमेंट में बताइएगा, आपकी मेहनत हमारे साथ ही करनी पड़ेगी। कि जिन्होंने बताया था कि वो सॉरी पौधों में भी जीवन होता है, क्रेस्कोग्राफ वो मशीन थी जो उन्होंने बनाई थी, बोस थे। उनका पूरा नाम आप लोग हमें बताइएगा। तो मैं जो पर्यावरण पढ़ा रहे थे उसमें क्या है कि पर्यावरण, तो इसमें क्या ना मैंने रेड से थोड़ा लिख दिया था, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत होगी। प्लीज़ एक दो ही पेज हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पर्यावरण में बताया था कि एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में जैविक और अजैविक बताए थे। जैविक सजीव होते हैं और अजैविक क्या होते हैं? उनमें जीवन नहीं होता है। जैविक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, मैंने इनकी परिभाषा बता दी थी। इनके ऊपर डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मैं क्वेश्चन भी लास्ट में दिखाऊंगा कि देखो कैसे आए थे, फिर आपको पता चलेगा। तो जैविक घटक वनस्पति और जीव जंतु में पहले बता चुका हूँ। अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं, क्या नाम जो निर्जीव तत्व होते हैं प्राकृतिक या प्राकृतिक होते हैं अजैविक घटक बोलते हैं। या मानव निर्मित जिसका निर्माण मानव करता है, मानव इन्हें प्राकृतिक संसाधनों से क्या नाम निर्मित करते हैं। प्राकृतिक जैसे मेकअप हो गया, लड़कियां अपने मुंह पे मेकअप करती हैं, जैसे कि वो लिपस्टिक लगाती हैं, जो क्या नाम उसमें पहले क्या नाम था कि शुगर का खून जो शुगर होता है उसका ब्लड मिलाया जाता था किसमें? लिपस्टिक में।
ऐसा नहीं अब नहीं मिलाया जाता। पहले क्या नाम इतने संसाधन है केमिकल हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो उस टाइम पे ब्लड मिलाया जाता था। और बिजली है मानव निर्मित है। और एक चीज़ और है, जो टेस्ट ट्यूब बच्चा पर्यावरण में क्या नाम जैविक घटक का उदाहरण, जो टेस्ट ट्यूब बच्चा पैदा किया जाता है टेस्ट ट्यूब से, वो क्या नाम पूछा गया था टीजीटी शायद किसी में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऐसे डाल दो नॉर्मली, पढ़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट ट्यूब बच्चा जो होता है वो पर्यावरण के भौतिक घटक का उदाहरण है। ये देखिएगा, देखो सब कुछ थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मेरे 2 ही 3 पेज स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ऐड करना पड़ा था। और जो कल क्लास आएगी वो एकदम देखना कि जय भार की जो पिरामिड वाली आएगी 3 क्लास में, तो ऐसा कर देंगे कि आप क्वेश्चन आए तो आपसे होगा वरना किसी से नहीं होगा। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर कौन सा 1926 है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर 1926 है। पारिस्थितिकी तंत्र, देखो जो शॉर्ट में चीज़ें याद करने लायक हैं उनको याद कर लो 1 वर्ड में, बाकी हम आगे चलते रहेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र एजी ट्रांसलेट दिया तो 1935 में। जो शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसकी देखिएगा, जीव की प्रकृति और उसकी कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन। जैसे कि जीव है, आप मानव हो, आप कहने घर बनाने जा रहे हो तो आपकी क्या क्रियाएं होंगी, आप पहले क्या करोगे, क्या नाम हर मानव या सब, जैसे कि आप किसी घर बनाने गए तो सबसे पहले आप मिट्टी खोदोगे, नींव भरोगे, या लेबर जो भी काम लाओगे, फिर करके कंक्रीट लाओगे, सीमेंट लाओगे, तो उसी तरह में एक क्रिया होगी। तो क्या आप क्रिया कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और जीव की प्रकृति, हमारी प्रकृति है कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हमारे सब मानव जितने भी मानव सबकी प्रकृति ऐसी है, तो उनके बीच में जो अध्ययन किया जाएगा, अच्छा ये मानव मानव का मतलब मकान ऐसे बनाता है, तो उस चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है कि पारितंत्र कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है, जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। या जैविक व अजैविक घटकों के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन। अब जैसे जैविक घटक कौन से हो गए, इंसान हो गया, अजैविक घटक मिट्टी और ये सब हो गई, तो इसीलिए क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बस इसको मैंने उदाहरण से समझाया, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के घटक, घटक मतलब कि उनके पार्ट या भाग या उन्हें कितने भागों में तोड़ा गया है, वो चीज़ें होती हैं पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक जिन्हें बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, क्या अबायोटिक कंपोनेंट जिन्हें अजैविक घटक बोलते हैं, ठीक है। और अब इनमें देखते हैं जैविक घटक में क्या क्या आएगा, जंतु और प्लांट आएंगे। और अजैविक घटक में जैसे तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, इसीलिए इन्हें भौतिक बोलते हैं। भौतिक मतलब जैसे तापमान क्या भौतिक है कंपोनेंट, वायु हो गई, वर्षा हो गई, आर्द्रता हो गई, ठीक है। और क्या नाम जो क्या होते हैं, जो जैविक घटक होते हैं जैसे और उसके बाद जंतु और प्लांट में, जंतु और प्लांट ये कैसे होते हैं, ये सोपोसी और परपोसी होते हैं। कुछ जंतु भी परपोसी को सोपोसी परपोसी होते हैं, जैसे ऑटोफोन्स वो, हाँ, हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। तो क्या हो गया सोपोसी और परपोसी। सोपोसी और परपोसी क्या होते हैं, अब देखो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं कि वह घटक जिनमें जीवन होता है उसे जैविक घटक कहते हैं। इसके अंतर्गत एनिमल और प्लांट आते हैं। मतलब कि डेफिनेशन याद रख लेना, और कुछ भी ज़्यादा नहीं इनमें करने लायक है। मैं इतना कहता हूँ, मेरी 3 4 क्लासेस आज थोड़ी शायद इंटरेस्टेड ना क्लास हो, यदि लगी हो इंटरेस्ट तो कमेंट करके बताइए कि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो इसीलिए मैं चीज़ कह रहा हूँ कि देखना है क्लास कितनी मस्त जाएंगी, 3 की तीनों क्लासें। और बायोटिक कंपोनेंट एक घटक जिसमें जीवन होता है, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक। उसके बाद ऑटोफोन्स सोपोसी बोलते हैं, सोपोसी सो मतलब स्वयं, पोषण मतलब पोषण बनाने वाले, अपना भोजन बनाने वाले। सोपोसी का मतलब, ऑटोफोन्स मतलब अपने लिख लेना वहाँ पे, ऑटोट्रोप्स का मतलब सोपोसी होता है। तो इसमें क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें सोपोसी बोलते हैं। पौधे और बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश CO2 H2O, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं या इन्हें ही उत्पादक बोलते हैं। सोपोसी को ही उत्पादक बोलते हैं। सोपोषित घटक विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखना, क्वेश्चन 3 4 जगह पूछा गया है कि जैसे जो हमारे पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं, उनसे विकिरण ऊर्जा सूर्य से में क्या किरणें तो मिलती हैं, तो किरण जो होती है वो रासायनिक रासायनिक मतलब खाना बनाने में, तो जो विकिरण ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है। और एक चीज़ और देख लीजिएगा कि अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में बदल देते हैं। हाँ, जैसे अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको कार्बनिक में बदलते हैं, जैसे जल है अकार्बनिक पदार्थ है, इसको क्या नाम भोजन बनाने के बाद कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसमें क्या होगा कार्बन होगा। तो इस चीज़ से समझ सकते हो। अब हेटेरोट्रोफ मतलब परपोजी, वे जो अपना भोजन के लिए सुपोषित घटक पर आधारित होते हैं, मतलब दूसरों पर आधारित होते हैं। जैसे कि परजीवी क्या हो गया, जैसे कि बकरी है तो वो किस पे डिपेंड होगी, घास, और घास क्या है सुपोषित है, और ये क्या बकरी क्या हो गई परपोषित हो गई, परपोषी मतलब दूसरे पे डिपेंड होने वाली। तो इसमें ज़्यादा कोई डेफिनेशन में है नहीं। उसके बाद आगे कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। अब इनमें क्या होता है, नग्न आंखों से देखे जाने में, जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, इनमें क्या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एक आपको खाका बना के दिखा दिया है। अब देखो मैंने क्या किया था कि आपके जैविक घटक पे बात कर ली थी, अजैविक घटक पे क्या बात करनी थी, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, भौतिक घटक होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। उसके बाद क्या उत्पादक वनस्पति सूर्य, देखो भोजन कैसे बनता है, सूर्य से ऊर्जा लेता है कौन पौधा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 लेता है, और उसके बाद भोजन जो पादप का भोजन है वो बन जाता है।
और इन्हें पृथ्वी पर प्राथमिक ऊर्जा निर्माता कहते हैं। किन्हें? पौधों को प्राथमिक ऊर्जा निर्माता किसे कहा जाता है? पौधों को या सुपोषी को कहा जाता है प्राथमिक ऊर्जा निर्माता। अब देखो उपभोक्ता, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं जिन्हें कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय भैंस, जो क्या नाम ऐसे देखो मैं डेफिनेशन इसके लिए नहीं लिख के लाया हूँ जिससे कि आपको क्या नाम सॉरी इससे एग्जाम्पल से आपको कंफर्म हो जाए कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी थे। शाकाहारी मतलब शाक मतलब सब्जी, सब्जी मतलब कि पेड़ पौधों पर डिपेंड करें। तो गाय को कभी अपने मांस खाते थे देखा है तो क्या हो गया? शाकाहारी। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा जंतु शाकाहारी है, तो वो आपको सारे पता होंगे, ज़्यादा लिखाना है नहीं। द्वितीय क्या होते हैं? मांसाहारी। द्वितीय क्या होते हैं? मांसाहारी, शेर और चीता। और तृतीय क्या होते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी तृतीय को जिन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं, आदमी और कुत्ता, आदमी और कुत्ता। उसके बाद देखो अपघटक क्या होते हैं। अपघटक की क्या जरूरत पड़ी, जो प्रकृति ने अपघटकों को भी बनाना पड़ा। अपघटक का मतलब जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों जब क्या नाम कंज्यूमर उपभोक्ता मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं उनको क्या नाम डिस्पोजल, मतलब उनको डिस्पोज, इनको खत्म। घटक मतलब अपघटक मतलब उन्हें गला सड़ाकर खत्म करने का काम कौन करता है? अपघटक, जिसे हम क्या नाम कवक और शैवाल बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ जानवर मर जाता है तो उसमें सड़न पैदा होती है, तो वो क्या होते हैं? छोटे छोटे शैवाल या कवक ही होते हैं जो इस चीज़ को नष्ट कर देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपघटक। अपघटक उन्हें बोलते हैं। तो अपघटक समझ गए होंगे। तो इन्हें पोषण का चक्रदाता भी कहते हैं। चक्रणदाता, चक्रणदाता मतलब कि अब जैसे कि खुद सोचो, जैसे कोई जानवर मर गया, जानवर मर गया, अब क्या नाम उसके शरीर को है, उसके शरीर को अपघटक क्या नाम अपघटित कौन करेगा? यही तो करेंगे अपघटक। यदि ये अपघटित ना करें तो जानवर सारे इकट्ठे होते चले जाएंगे, पृथ्वी भर जाएगी। भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? तो चक्रण कौन करता है? तो इसीलिए इन्हें अपघटक को इन्हें पोषण का चक्रणदाता कहते हैं। मतलब एक चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम जैसे कि घास हुई, घास को किसने खाया? भैंस ने, हैं। अब भैंस को किसने खाया? शेर ने। शेर मर गया, किसने? अपघटक ने। किसमें मिला दिया? मिट्टी में। मिट्टी में मिला दिया और मिट्टी से फिर घास, एक चक्र बन गया कि नहीं? चक्र बन गया। तो इसे बोलते हैं चक्रण। शायद मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सोच रहा हूँ 3 क्लासेस खत्म हो जाए, मेरे पे इतना प्रेशर है, तो हम क्या क्या ही कह सकते हैं। और ये क्या नाम, इन अपघटक को ही क्या बोलते हैं? मृतपोषी या अपरदभोजी। अपरदभोजी मतलब कि इनको क्या नाम अपरदित मतलब क्या नाम अपघटित कर देते हैं, इसीलिए इन्हें अपरदभोजी कहते हैं। अब अजैविक घटक। अजैविक घटक में आपको मैंने बता ही चुका था कि प्रकाश, तापमान सब कुछ होता है, पहले ही बता चुका हूँ आपको। एक चीज़ और याद रखना, वो इको सिस्टम था, वो मतलब पारिस्थितिकी तंत्र था, और ये इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी है, ठीक है। उसको अर्नेस्ट ने दिया था, क्या नाम उसको कितने आज ही टेंशन ने दिया था, और इसे क्या नाम अर्नेस्ट हेकल ने दिया है। पारिस्थितिकी याद रखना है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जीवों का उसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी मतलब कि अब आगे चल के आपको मतलब डिफाइन भी हो जाएगा कि ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिटर्न ने किया था, प्रयोग किया था, लेकिन उसको आगे चल के तो बट इकोलॉजी को परिभाषित अर्नेस्ट हेकल ने किया था, या अर्नेस्ट हेकल ने। तो इसमें पूछा जाएगा कि इकोलॉजी को परिभाषित किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। इसलिए हकल को क्या नाम अर्नेस्ट हेकल को इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो ये रिटर सॉरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने अर्नेस्ट हेकल हैं, और सब क्वेश्चन पूछे गए आगे चल के, मैं दिखाना भी इनको चाहूँगा। इन्होंने इकोलॉजी के लिए ओंकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ओंकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका आता है स्टडी ऑफ हैबिटेट मतलब निवास स्थान का अध्ययन। अब क्या है ओंक्यो, देखो पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी का ओंक्योलॉजी, जो ओंक्यो मतलब निवास, लॉजी मतलब अध्ययन, निवासों का अध्ययन। जैसे कि इकोलॉजी क्या हो गया, अब तुम्हें समझाते हैं। जैसे कोई चिड़िया होती है, चिड़िया होती है वो अपना घोंसला बनाती है, अपना घोंसला बनाती है, घोंसला। तो उसमें देखते हो कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है, कि कितने दिन तक रहती है, या उसका क्या प्रोसेस होता है। तो उसी का अध्ययन मतलब कि क्या इसके बारे में कहाँ से क्या लाती है, इसका माइंड किधर से वर्क करता है, या इतना अच्छा कैसे घोंसला बना देती है। तो इसमें क्या है, निवास, निवास के लिए तो बनाती है घोंसला, तो उसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। शायद मुझे समझाने में अपनी मैंने पूरी मेहनत लगा दी, आप लोग शायद समझ भी गए होंगे। अब देखिएगा, इस प्रकार जीव के रहने का स्थान या अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। जीव के रहने का स्थान या अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अब मैंने अजैविक घटक में आपको कार्बनिक और अकार्बनिक भी लिखाए थे। तो अकार्बनिक क्या है? जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता उन्हें अकार्बनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल CO2, CO2 में कार्बन है यार, चलो इसको हटाते हैं अब तक। मृदा, मृदा में क्या है? देखो मृदा जो शुद्ध मृदा होती है, जो वास्तविक मृदा होती है, जो रियल मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, जो जमीन होती है, उसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन खूब पूछा जाएगा कि क्या मृदा में क्या नाम वास्तविक मृदा में क्या कार्बन पाया जाता है? तो आप लिखोगे नहीं, मृदा एक अकार्बनिक कारक है। तो अकार्बनिक समझे, कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन पाया जाए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जैसे जो पृथ्वी, ह्यूमस किसे बोलते हैं? जैसे जो हमारा खेत है, ठीक है, खेत है, खेत के ऊपर वाली परत जितने में हमारी फसल बोई जाती है, जहाँ तक हमारी फसलों की जड़ें जाती हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम और ज़्यादा इसको क्या नाम एक्सप्लेन किया करेंगे। अब देखिएगा
कि ये पॉइंट बहुत नोट करने वाले हैं जो अब हम लिखाएंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। एकदम पॉइंट बांध लो। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटाने के लिए आवश्यक है। जैसे आप लोग हो नदी गांव घर में रहते हो, नदी सॉरी बता रहे गांव घर में रहते हो, आपके पास नदी भी होगी। तो जैसे कोई गांव के इंसान कहते हैं ना कि बड़े उल्टे दिमाग वाले होते हैं, तो वो नदी में ज़्यादा फसल कब्जा करेंगे, जाके उधर मिट्टी डालेंगे या उसमें क्या नाम पर्सनल काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या आप यदि आप चाहते हो कि पब्लिक चीज़ ही रहे तो आप एनजीटी जा सकते हो, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अब उसके बाद क्या 1864 में भारत के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? 1864 में डाइट्रिच बेंड्रिस ब्रेंडिस डाइट्रिच बेंड्रिस 1800 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक थे। ये क्वेश्चन लाए हैं तो कुछ तो सोच के लाए होंगे, बाकी आपकी मर्जी, सपोर्ट करो या नहीं करो, हमने बहुत मेहनत की आपके साथ है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में आया था। दोनों अधिनियम याद करने पड़ेंगे तुमको। अब उसके बाद जो आगे जो आया है वाक्यांश यूपीएसआई में आया था, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिख लिया। बाई चांस पूछ ले तो आप क्या करोगे? यूनेस्को ने किसने, यहाँ पे डॉट डॉट था, मैंने सीधे सीधे वहीं से छाप दिया इसे, ठीक है। यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। किसने मानव और जैवमंडल, उसमें क्वेश्चन था किसने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य मानव को शिक्षित कर पर्यावरण को सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे कि किसने ये चीज़ मतलब कि कार्यक्रम मतलब कि ऐसा किसने कार्यक्रम स्टार्ट किया था जिसने मानव और पर्यावरण को बीच में सुरक्षित करने के लिए मानव को एक क्या नाम पर्यावरण की शिक्षा देना स्टार्ट की थी। कौन था? यूनेस्को था। मतलब यूनेस्को को क्या नाम मतलब यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य मानव को शिक्षित कर, मतलब यूनेस्को का उद्देश्य था मानव को शिक्षित कर पर्यावरण को सुरक्षा को सुनिश्चित करना पर्यावरण की, ठीक है। तो इसमें मैंने ज़्यादा बोल दिया ऐसे लगता है, मुझे लगता है कि थोड़ा इसीलिए इधर हो गया, बाकी आप शब्दों को समझ गए होंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश जो बाघों और शेरों को उनको प्राकृतिक आवास में रखता है। ऐसा कौन सा देश एकमात्र जो बाघों और शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रखता है? जो गुजरात होता है, गुजरात का यही तो गुजरात है भारत का, यहीं पे तो गुजरात, यहाँ पे गिर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे शेरों का प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास मतलब जहाँ से प्रकृति मतलब शुरुआत से रह के आ रहे हैं, जिनका जन्म मरण क्या नाम, जैसे नहीं कहता हमारी यहाँ पे हमारी जन्मभूमि है, उसी प्रकार से इनका जहाँ पे जन्म होता है क्या नाम, या उनको बहुत दिनों से प्रकृति के रूप में जहाँ पे सिटियोबल है, या वहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक आवास। और क्या नाम कृत्रिम आवास क्या कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे कोई जंगल था है, जंगल था तो उसमें क्या होता है कि मानव द्वारा इतना क्षेत्र छोड़ दिया जाता है, उसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, हाँ ये क्या हो गया, एक आवास हो गया। तो उसे कृत्रिम आवास कहते हैं, बस इतना अंतर होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा देश है जिसमें जहाँ बाघों शेरों को उसका प्राकृतिक आवास रखा जाता है? कौन से? भारत। बाकी देखो ये चीज़ भूगोल की काम है, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मैंने लिख ली है। तो सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडे कहाँ थे? काजीरंगा में पाए जाते हैं। कोरिंगा गरान वन कहाँ है? कोरिंगा गरान वन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा गरान वन। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ एमपी में पाए जाते हैं? पर्यावरण तो ऐसा कौन सा पर्यावरणविद मतलब जानकार जिसे पद्म विभूषण मिला था? सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत हाथी परियोजना 1992 में तैयार की गई थी। विश्व वन्य जीव नीति WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। भारतीय वन सेवा का शुरू कब हुई थी? 1966 से शुरू हुई थी। भारतीय वन सेवा कब से शुरू हुई थी? 1966 से शुरू हुई थी। अब बताइएगा हमें कि अब बताइएगा हमें क्या कि हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? जिसे हम जो IFS होता है, क्या नाम इसे क्या बोलते हैं? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा? हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा को बोलते हैं IFS का प्रधान कौन होता है? मतलब सबसे ऊंची रैंक किसकी होती है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक की होती है सबसे बड़ी रैंक। अब आगे देखिए क्या कहता है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत का शीर्ष संगठन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत का शीर्ष संगठन कौन सा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। किसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा, हम तो बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री PM जो प्रेजेंट में मोदी हैं। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? ब्राज़ील में। दक्षिण अमेरिकी जो क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिकी जो देश हैं, क्षेत्र हैं, या जो भी मतलब दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश के पास है? ब्राज़ील के पास है, जो क्या नाम अमेजन के वन बोलते हैं जिन्हें हम। अब क्या है? क्षतिग्रस्त मतलब CFL मतलब जो हमारे यहाँ जो नहीं सफ़ेद लाइट लगती है LED, जो पहले CFL लगती है तब LED लगने लगी, तो CFL नहीं, वो क्या नाम अभी भी आती है CFL जो न बोलते हैं, और सफ़ेद जिनमें प्रकाश होता है। और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का जो ट्यूब नहीं होती ट्यूबलाइट, तो फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि इनमें पारे की वाष्प, तो इसमें पूछा जाएगा कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट में ऐसा क्या होता है जिन्हें क्या नाम सुरक्षित
क्या नाम निपटान किया जाना चाहिए। तो इसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें पारिक की गैस होती है, जो बहुत ही जहरीली होती है, बहुत ही जहरीली होती है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ईंधन द्वारा पीने अथवा धोने अथवा खाने या पकाने के लिए अनुशंसित, मतलब ये आपको एक अनुशंसा दी गई, आपको एक क्या नाम गाइडलाइन दी गई है कि न्यूनतम पानी आप इतना खर्च करो। न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? 50 है। 50 है, लेकिन हमारे यहाँ 50 लीटर, पता है गाँव में हमारे सिस्टम क्या है? मैंने बहुत देखा है, लोग पाइप रख देते हैं अपनी क्या नाम जो जहाँ पे नल होता है अपने बाथरूम में चौक पे चलता रहता है। भैंस नहलाने जाएंगे तो नाली में रख देंगे, गाड़ी नहलाएंगे तो जब तक साबुन लगा क्या नाम क्या नाम उससे शैम्पू लगाएंगे गाड़ी को, तो पाइप नाली में चलता रहेगा। मतलब मैंने अपने गाँव की ऐसी हालत देखी, मुझे लगता है कि शायद हमारे गाँव सबसे घटिया गाँव है। इंसान ने पानी की कद्र छोड़ दी। आपको एहसास होगा कि पहला बार 2024 ऐसा हुआ जहाँ पे जयपुर में पानी ख़त्म हुआ है। भारत के जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पे पानी ख़त्म हुआ पहली बार जल्दी। और खुद सोचो, गांव में एक समय था कि सबसे पहले वाटर लेवल होता था यहाँ पे, अब वाटर लेवल यहाँ पे आ गया। धीरे धीरे देखना है वाटर लेवल तुम्हारे घर से गायब हो जाएगा, अभी ना सुधरो। अरे भाई, इतना काहे पानी बर्बाद करते हो? लेकिन कहते ना कि जिससे भी कहो, मैंने पता नहीं सबसे ज़्यादा मैंने अपने गाँव में कहा होगा, अपने मतलब कि घर से लेके बाहर तक, तो सबसे पता है सबसे बड़े क्या कहा जाता है कि अकेले थोड़ी ना पानी बचा लोगे, अकेले थोड़ी ना बचा लोगे। तो भाई इसमें हम कहाँ तक किसको क्या कह सकते हैं, जिसकी जैसी मर्ज़ी। लेकिन हो सके तो हम लोग तो सुधार ही सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे चाचा ताऊ मामा दादा, ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो हम लोग तो सुधर सकते हैं, हम उतना पानी नहीं फैलाएँगे। तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे इस बात को? तो उसकी क्या नाम अनुशंसा कितने की? तो 50 लीटर की गई है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा के वनभूमि का क्षेत्र उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल के परसेंटेज के रूप में सर्वाधिक है। इस बात को समझना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा के वनभूमि का क्षेत्र, जो उसका कनाडा देश है उसकी वनभूमि का क्षेत्र उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के रूप में सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब कि ऐसे समझो कि जैसे कि ये कनाडा है, इस कनाडा का क्षेत्रफल 100 है, टोटल मतलब 100 मान लिया। इस 100 में 40% समझो कि 40% पे वन है, बाकी 10% पे खेती हो रही, 20% पे कुछ और हो रहा, मतलब कि 20% पे कुछ और 5% पे कुछ और। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? वन का है। तो इसीलिए इस वाक्य का कहने का मतलब ये है, और कुछ भी नहीं है। एकमात्र देश है जिसकी भूमि का क्षेत्रफल, क्या नाम वन क्षेत्र का क्षेत्रफल उसकी भूमि के और क्षेत्रफल से सबसे ज़्यादा है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया देश में 2000 मतलब सन 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था। किस देश में पानी के लिए जो पानी का निजीकरण किया गया था, तो वहाँ पे युद्ध हुआ था? कौन सा देश है? बोलिविया देश है, बोलिविया। बोलिविया। ताजमहल बदरंग क्यों होना है? अम्लीय वर्षा के कारण। आगे पढ़ाएंगे टॉपिक अम्लीय वर्षा, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, देखना कि तुम्हें याद कितनी जल्दी होता है, हैं? देखना एक क्वेश्चन आया था कि नहीं कि कौन सा गाय वाला, कि ऐसा कौन सा जानवर है जो एक मतलब कि निर्धारित क्षेत्र में नहीं रहता है। अब देखो, एक सिंगी गैंडा, असम काजीरंगा, तुम्हें आपको हर जगह गैंडा घूमते हुए नहीं मिलेंगे, इसलिए इनका एक क्षेत्र निर्धारित है। बंगाल टाइगर सुंदरबन का जो वन है वहाँ पाएंगे। मिथुन, मिथुन भी एक बाघ की प्रजाति होती है, ये भी अपने क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन क्या था कि जो गाय, एक ऑप्शन गाय दिया गया था, तो ये मतलब आपकी सेल्फ क्या नाम सोच पे डिपेंड करता है। एक टीचर नहीं पढ़ाएगा, जो चीज़ नहीं पढ़ाएगा वो आपको पर्यावरण आपके दैनिक जीवन में मिलेंगी। इसे बोलते हैं दैनिक जीवन में क्या नाम पर्यावरण का प्रयोग। तो गाय, गाय आपको चलते फिरते कहीं भी मिल जाएगी। आप घर में आइए, गाँव में आइए, आप खेत में जाइए, गाय आपको हमेशा, आप 5 मिनट के लिए हटिए, आपका खेत गायब कर देंगी पूरी गाय। तो किसी पे बोलना क्या है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो है वो है। अब आगे चलते हैं। बढ़ते शहरीकरण ने पारिस्थितिकी प्रणालियों में, जो पारिस्थितिकी की प्रणाली हैं, सिस्टम्स हैं, उनको खतरे में डाल दिया। किसको डाल दिया? मुहाना। मुहाना क्या होता है? जैसे कोई नदी आ रही है, कोई नदी आ रही है यहाँ से क्या नाम हिमालय से, और यहाँ पे क्या है? समुद्र। यहाँ पे क्या है? समुद्र है, समुद्र है। तो जो नदी यहाँ पे जो मिलती है समुद्र में, इसे बोलते हैं क्या? मुहाना। इसे बोलते हैं क्या? मुहाना। जैसे नदी, हमारी गंगा नदी आ रही है तो वेस्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो जहाँ पे गिरती है उसे क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। समझ गए होगे इस चीज़ को, मुहाना की परिभाषा समझ गए। तो क्या है कि शहरीकरण ने क्या किया? जैसे कि यहाँ पे समुद्र है, समुद्र है, तो शहरीकरण से क्या हुआ कि खूब मिट्टी डाली और यहाँ पे खूब अपना घर बना लिया, तो मुहाना थोड़ा इधर शिफ्ट होगा, तो खतरा किसे डाल दिया? तो मुहाना खत्म हो रहे हैं। क्या खत्म हो रहे हैं? मुहाना खत्म हो रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? बढ़ते शहरीकरण ने पारिस्थितिकी प्रणालियों में मुहाने को खतरे में डाल दिया है। मुहाना समझ गए होंगे क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका, जैसे कोई वन्य जीव है, जैसे कि हमारा
हाथी हो गया, शेर हो गया, चीता, इनका सबसे प्रभावी मतलब सबसे अच्छा संरक्षण का तरीका है कि उनके प्राकृतिक आवासों को परिरक्षण कर दिया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कि हम अपनी सरकार की बताते हैं, जैसे मोदी जी टाइगर लाए थे, उनका आप खैर चुनाव इलेक्शन में उनका नाम नहीं लेते हैं, जिनको बुरा लगे लगे, जो सच है वो सच सुनना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, ठीक है। तो टाइगर लाए थे, एक जो मर भी गए थे, एक टाइगर मतलब मर गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हम वहाँ से टाइगर ला रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि उनको हम प्राकृतिक आवास को ही संरक्षण कर दें, तो ये लोग अपने आप डेवलप कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। हम लोग क्या टाइगर को लाते हैं, लेकिन हम अपने जो वन है उनको संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट संरक्षण का तरीका होता है, जैसे आप खुद सोचो कि आप दुनिया में कहीं भी जाओगे, दुनिया में कहीं जाओगे, आपके घर का क्या नाम, चाहे कच्चा मकान हो, छप्पर पड़ा हो मकान पर, लेकिन आपको नींद सबसे अच्छी आपके घर में आएगी। मैं चाहे तो आपको उस दिन शायद कि आपको महलों में लिटा दिया जाए, लेकिन दूसरे घर अचानक पहुंच जाए तो आपको नींद नहीं आएगी। इस चीज़ को मेरा समझना, तो इसका मतलब क्या है, आपका घर आपका प्राकृतिक आवास है, आपका प्राकृतिक संरक्षण, जहाँ पे आपको माइंडली, मेंटली और फिजिकली हर तरीके से आपको डेवलप करेगा, चाहे हमारा घर कच्चा ही क्यों ना हो। इसीलिए कहते हैं यदि आपने वही घर अपना पक्का बनाया हो, बेहतरीन बनाया, तो भी आपको अपने घर में अच्छा लगेगा, आपको अपने गाँव में अच्छा लगेगा। इसे बोलते हैं प्राकृतिक आवास का परिरक्षण। नहीं समझे कमेंट करके बताइए, अगली बार और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखना, दो जातियों के बीच, दो मतलब कम्युनिटी, मतलब कि इसमें क्या नाम, पर्यावरण में पर जैसे कि दो जाति हो गई। अभी पहले पूरा पढ़ लें फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर एक को लाभ एक को हानि होती है। सोचना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया होती तो कि लाभ होता है या खाली हानि होती है, या लाभ या हानि होती है। पता है, इस चीज़ को आप एग्जाम्पल लेके वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में बैठे तब भी सोच सकते हो, बस हमारी सोचने की क्षमता पे डिपेंड करता है। और हमारी सोचने की क्षमता इसलिए खोती जा रही है क्योंकि हमने ऑनलाइन इतना ज़्यादा टीचरों पे भरोसा कर लिया कि सब कुछ हमारा बर्बाद होता जा रहा है। और बल्कि हम जब किताबों से पढ़ेंगे ना, देखो मैं सच कहता हूँ, जो किताबों से पढ़ेगा वो सिलेक्शन को, उसका माइंड वहाँ पे काम करेगा कि हाँ इस चीज़ को इस तरह के कर सकते हैं। जैसे कि अब दो दो क्या नाम, पारस्परिक क्रियाओं के बीच किसको एक को हानि, एक को मतलब लाभ होगा। अब जैसे ये है, यहाँ पे हमारा जंगल है, यहाँ पे हमारा एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। अभी हाथी मतलब यार ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हम्म, तो क्या लेते हैं, चलो हम एक जंगल ले लिया, हमारा ये जंगल है, इसके अंदर आपके अंदर गाय है, गाय हो सकती है वरना खा तो जाते हैं, चलो गाय मान लो, भैंस मान लो, कुछ भी। यहाँ पे क्या नाम क्या है, शेर। हालांकि शेर शिकार नहीं करता, शेर नहीं करती है। शेर ने इसे खाया, शेर ने इसे खाया, तो गाय को तो हानि हो गई, गाय की हानि हो गई, लेकिन लाभ किसको हुआ, शेर को। तो एक बार हानि एक बार लाभ होता है। यही चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करनी चाहिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब पूछा जाएगा कि SO2 का उत्सर्जन किस संयंत्र से होता है, तो बिजली संयंत्र से SO2 का, वो क्या नाम, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। किससे, बिजली संयंत्र। यहाँ पे संयंत्र लिखा होगा तो आपको वहाँ पे बिजली ऑप्शन चूज करना। वृक्ष की उम्र जानने के लिए उसे वार्षिक बलियों को गिना जाता है। वृक्ष की उम्र जानने के लिए क्या किया जाता है, जैसे वार्षिक बले होंगे। अब जैसे सबसे अच्छा लिप्टिस लीजिएगा, ये लिप्टिस का पेड़ है, ठीक है, ये लिप्टिस का, लिप्टस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं यार, यूकेलिप्टस बोलते हैं, लिप्टस का पेड़ है। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग जब जाओगे तो इसमें एक परत ये होगी, एक परत ये होगी, एक परत ये होगी, एक परत ये होगी। जब इनमें क्या नाम ऐसे छुटाओगे, ऐसे करके ऐसे, तो जब क्या नाम जो इनकी परतें छूटेंगी, जैसे कि एक एक बले बले मतलब गोला, ये गोला छूट गया, ये वाला गोला छूट गया, तो मतलब 1 साल का। एक और गोला निकला तो 2 साल का। तो बले काउंट कर लो तो उनकी क्या नाम उम्र का पता चल जाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, तो 1973 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। कैडमियम से कौन सा रोग होता है, इटाइटाई रोग होता है। तंत्रिका संबंधी रोग किसकी कमी किससे होता है, सीसा के कारण। देखो जो लड़कियां ना क्या नाम, मैगी बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या नाम उल्टा सीधा कुछ भी खाती रहती हैं, लड़कियां ज़्यादा खाती हैं। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ ना, समोसा चलो बाई चांस को अलग चीज़ होती है, लेकिन हाँ मैं खाता नहीं हूँ ये चीज़ें। क्योंकि पता है इसमें शीशा हर चीज़ में मिलेगा, शीशा नहीं मिलेगा तो तुम्हें टेस्ट नहीं आएगा। अब जैसे लड़कियां जाएंगी चाउमीन खाएंगी, उसके बाद पता नहीं मोमो खाएंगी, मोमोज को मोमो कर दिया, मोमो। इन्हें मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, और पता नहीं खुद पतली होंगी, तीखा इतना खाएंगे कि कहते हैं ना कि हम जैसे मीठे लोग जैसे खाना पसंद करते, खाने से ऐसा लगता है कि बिजली का करंट मार दिया। सबसे ज़्यादा तीखा लड़कियां खाती हैं। तो चीज़ कम खाना शुरू कर दो वरना तंत्रिका संबंधी रोग हो जाएगा मेरी प्यारी बहनों। और जुगाली करते समय जानवर, और इस चीज़ को लिख लेना, जुगाली करते समय जानवर धान का खेत से और दलदली भूमि से, धान के खेत से या दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, मेथेन, जिसे हम CH4 बोलते हैं। इसको याद करना, CH4 धान के खेत से निकलती है, दलदली भूमि से निकलती है, जुगाली करते समय जो जानवर जुगाली करता है। जिस पता है मैंने इस चीज़ को थोड़ा लिख लिया है यहाँ पे। जैसे हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं और किए गए हैं, ठीक है। तो सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में एक संस्था बनाई गई, IUCN। IUCN
इस IUCN ने क्या है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो 2018 में एक क्वेश्चन आया था, वो हम भी दिखा देते हैं। हमारा भैया जो उस टाइम पे पेपर देने गए थे, उन्हीं की क्या नाम, उनका ये पेपर है, तो मैंने फाइल निकाल ली तो उससे चीज़ निकल के आई थी है। तो हम उस टाइम पे कॉलेज में थे, 2018 में बात है। तो भैया ने कहा कि फ़ोन किया, तो हम उस टाइम पे क्या नाम लाइब्रेरी में थे। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, तो लाइब्रेरी में फ़ोन तो अलाउ नहीं होता, लेकिन हर तुम जानते हो हर जगह बुक के अंदर रख के चल जाता है। देखो काम सब किए हैं, सब ने किए हैं, तो उसमें हम तो अपनी चोरी बता रहे हैं। तो वहाँ पे हम जब बुक चलाते और मैं पर्यावरण की आप जब भी ग्रेजुएशन में होंगे या कहीं भी ग्रेजुएशन करोगे, तो वहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट पर्यावरण होता है, जिसे इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि कुछ नहीं, रेड डाटा लिस्ट पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या होता है रेड डाटा लिस्ट, मैंने कहा कुछ नहीं, ये पर्यावरण में रेड डाटा लिस्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा कि ये क्या होता है, फिर मैंने बताया कि ये चीज़ होती है। और खुदा न खास्ता ये चीज़ मैं उनसे कहलवा, मतलब कि हो सकता है आपको बिलीव ना हो, लेकिन जब जब भी उन्होंने क्वेश्चन देखा था, तो पेपर देने के बाद कहते कि यार कि तुम उस टाइम पे हमारा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, कि हमें क्यों नहीं बताया तूने। तब ये चीज़ बताई थी कि रेड डाटा लिस्ट क्या नाम इससे संबंधित है, और मैंने ये चीज़ लिखी थी। तो क्या हुआ, इस देखो रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है, इसमें पूछा जाएगा। देखो वो यूपीपी 2018 का क्वेश्चन था, जो पीछे मैंने दिखाया था। ये मत भूलना कि को बड़ा पता नहीं कहाँ से कंटेंट लाते हैं। कंटेंट तो ऐसा लाते हैं जहाँ बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक में मतलब एक बुक में नहीं मिलेगा, बाकी हमको भगवान थोड़ी नहीं, एकदम अपने माइंड से डाउनलोड करके दे देते हैं, क्वेश्चन आएगा। तो इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड ग्लैंड में हुई थी, 1948 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य पौधे में जंतुओं के लुप्त होने से बचाना है। देखो कार्य है कि नहीं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो मतलब धीरे धीरे हम 2-2 3 दिन करके सारे करा देंगे। तो 1969 से IUCN ने संकटाग्रस्त प्रजातियों हेतु रेड डाटा बुक, मतलब संकटाग्रस्त मतलब जिन पे संकट आ चुका है कि 1-2 साल में प्रजाति खत्म हो जाएगी, तथा दुर्लभ प्रजातियों तो ग्रीन डाटा बुक जारी की थी। तो रेड डाटा बुक यहाँ पे लिखा है कि नहीं, तो वही बुक वहाँ पे पूछी गई थी। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। 30-30 मिनट के आपके लगभग में 3 वीडियो होंगे। आपका पर्यावरण खत्म हो जाएगा कल परसों, और उसके बाद देखो टारगेट आपका 1 जून से स्टार्ट होगा। 1 जून से आपको क्या नाम धीरे धीरे हर चीज़ मिलने लगेगी, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम डेट में इसलिए स्टार्ट में बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम डेट वही देखा होगा जो क्या नाम लास्ट तक वीडियो आया होगा यहाँ तक देखने। तो मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी, नहीं बताई जाएगी, लेकिन लास्ट जुलाई और अगस्त तक आपका एग्जाम 100% हो जाना है। क्यों, एक चीज़ और बता रहे, आपकी जो UPSI की वैकेंसी थी, जो रेणुका मैम थी, बहुत अच्छी मैम थी, अभी छाप साफ छिपकी थी। वैकेंसी आपकी जुलाई और अगस्त में 100% आपकी वैकेंसी आनी थी, लेकिन उनके जाने से पता क्या हुआ कि सारा स्टाफ बदल दिया गया भर्ती बोर्ड का। केवल एक लोग बचे, प्रेमचंद्र सर, जो क्या नाम पुराने हैं स्टाफ में, बाकी पूरा पूरा चेंज बोर्ड हो गया, क्योंकि नकल को ये नहीं रोक पाई थी रेणुका मैम। समझे कि नहीं समझे। तो ये पूरा, और ये इस भर्ती को प्रायोरिटी पे ले रही थी रेणुका मैम, प्रायोरिटी पे। लेकिन क्या करें, और ये चाहती भी नहीं थी, लेकिन सरकार की भी क्या गलती विचार। लेकिन हमारे समाज में ऐसे चिलगोजे, इनको क्या किया जाए। देखो सरकार की एक गलती है, सरकार पेपर नहीं लीक कराती, लेकिन गलती है कि सरकार को पैसा जाता है, और जो पैसा जाता है वो को तो समझते हो कैसे जाता है। और इनको एक बार अच्छे से क्या नाम कानून बना दो, हर चीज़ पे कानून बन जाते हैं। तुम्हारा इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है टाइम पे, ऐसा क्या होता है कि इसका रिजल्ट नहीं आ सकता है। भाई इनको कानून के 1-2 को फांसी की सजा दो, ऐसा कानून बना दो, फांसी की सजा होगी सीधे। देखो नहीं होता भाई, कोई ये तो है नहीं, ये तो मानव जाति के लिए एक चीज़, मतलब एक अच्छी चीज़ है ना। इसमें मानवाधिकार हस्तक्षेप करेगा भाई, जब कानून बना, कानून में कभी मानवाधिकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या ये चीज़ कानून, सीधे फांसी दो, लिप्त पाया जाए, हटाओ, जाओ फुर्सत, जाओ भगवान के यहाँ पे भगवान का पेपर लीक करो जाके। सरकारों की है गलती, मानता हूँ, कोई भी सरकार आई हो। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी पढ़ाया, कुछ कमी रहेगी उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। एंड बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। उसमें हम जैब भार पढ़ाएंगे, पिरामिड पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे कहीं जो कोई ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।